हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। बताओ पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो मैंने आप लोगों को बताया था हीट ट्रांसफर के तीन तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन यानी चालन, एक संवहन जिसे इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं, और एक होता है रेडिएशन जिसे हिंदी में विकिरण बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए तो आगे चलेंगे। पहले इस साल के पूछे हुए क्वेश्चन करवा दूं, हंसोगे तो नहीं जब इस बार के क्वेश्चन करवाऊंगा? चलो आंसर बताओ इसका। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों लिक्विड में हीट ट्रांसफर का क्या तरीका है? लिक्विड में हीट ट्रांसफर किस वजह से होता है? कंडक्शन तो हटा दो, चालन तो हटा दो, सॉरी है ना, कंडक्शन तो आप लोग हटा दीजिए, चालन तो आप लोग हटा दीजिए। क्या हो रहा है ये? एक सेकंड रुकिए। चलिए है ना। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि चालन तो आप लोग हटा दो। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर कौन सा हो सकता है? देखिए दोस्तों, लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर होता है या गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन यानी संवहन मेथड से होता है। अब आप लोग बोलोगे सर रेडिएशन नहीं, रेडिएशन से हीट के ट्रांसफर के लिए किसी मटेरियल की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ जरूरत ही नहीं है, कोई वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। गर्म बर्तन से उष्माहास के लिए, उष्माहास का मतलब है उष्मा का निष्कासन, यानी इससे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो दोस्तों मान लीजिए एक बहुत गर्म बर्तन है, इससे हीट निकल रही है। या मान लो मैंने चम्मच को गर्म करके, मान लो चम्मच को गर्म करके रख दिया, कुछ समय के बाद में आप लोग देखोगे चम्मच आप लोगों की क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। अब हीट ट्रांसफर, अब इससे जो हीट निकल रही ना, अलग अलग तरीके हैं। एक तो दोस्तों हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म वस्तु है, तो रेडिएशन के माध्यम से हीट निकलेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या हो गया। तो एक नीरज सर का फैन नाम का एक बच्चा बोल रहा है सर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आपने डाला, बताओ क्या हो गया? पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया क्या? और एग्जाम देने गए ऐसे हुए कि सर मैं तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ठीक है, आ जाओ। एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है तो इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों, ये तांबे का एक चम्मच था, कुल मिला के दोस्तों आपने इसको गर्म करा, इसको हीट दी, और ये किनारा भी दोस्तों गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट कंडक्शन यानी चालन विधि से एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में? चलिए आगे। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर आप लोग बताएंगे है ना। कौन सा कथन गलत है? दोस्तों चालन, क्या कंडक्शन यानी चालन मेथड में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? अरे जैसे मान लो लोहे का टुकड़ा है, आप चाहते हो कि एक यहां से यहां पर हीट जाए कंडक्शन मेथड से, तो बीच में ये लोहा होना तो चाहिए ना, हीट इस लोहे से होके तो जाएगी। तो कंडक्शन यानी चालन में माध्यम की आवश्यकता है, बोला जा रहा है आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? दोस्तों अभी बताऊं क्या हुआ। जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं आज तक, मेरा किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही मैं कभी बुलाता हूं कि आओ, है ना। बच्चे खुद ही आते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो एक क्या है, मेरा एक मित्र था, वो भी चेन्नई में है ना, साउथ में। तो उसका कुछ काम अटक गया, उसको कुछ अर्जेंट ट्रेन में कहीं जाना था, तो उसने करवाया, तो भी वेटिंग में चल रहा था। तो उसका कॉल आया मेरे पास में, कुछ हो सकता है क्या? अब मेरे 2-4 स्टूडेंट हैं, लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट रेलवे में ही जानकार है, मतलब मेरा कॉन्टैक्ट है भी नहीं किसी भी स्टूडेंट का। तो मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि यार कोई बच्चा है क्या जो उस वाले सदर्न रेलवे में कोई सेलेक्टेड हो, कम से कम 50-100 के आ गए।
तो ऐसे मैंने एक बच्चे से बात करा, वो तो शॉक हो गया, सर आपका फ़ोन आया। बोले यार बेटा ये टिकट करवाना करा दोगे क्या? अरे बोले सर आपकी वजह से तो हम हैं, अगर हम यही काम नहीं करवा पाए तो फिर क्या मतलब सर। तो उसने भी तुरंत करवा भी दिए, मतलब है ना, कल की मतलब 24 आवर्स से स्पेशल कोटा लगता है तो उसने करवा भी दिया। ठीक है, तो फिर ऐसे फ़ोन पे अब आप सोचो, मैं आपको कहानी क्यों बता रहा हूँ। उस स्टूडेंट का ना आज तक मेरे पास में कोई मैसेज पड़ा है, ना हाँ कोई कमेंट पड़ा है। उसने बोला कि फिर से 10-15 मिनट बात हुई, बोले सर मैंने आज तक आपकी क्लास में वो कमेंट ही नहीं किया, बस जो आप पढ़ाते थे मेरा सारी क्लास रिकॉर्डेड देखता था, चुपचाप से सेलेक्ट हो गया, और आप पता नहीं दुनिया भर के तो कमेंट करते रहते हो। आ जाओ, चलो हाँ, अब एक एक मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कंडक्शन यानी चालन की बात करेंगे। दोस्तों कंडक्शन मेथड में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, इस मेथड से हीट ट्रांसफर जनरली किस में होता है, सॉलिड में होता है यानी ठोस में होता है। चलिए अब जैसे मान लीजिए ये आयरन की रॉड है, तो लोहे की रॉड क्या बहुत सारे एटम यानी बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनी होती है क्या? बोलो यस। अगर आप लोग इस किनारे को गर्म करोगे तो ये एटम वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, यानी इनके पास में एनर्जी आ गई। ये फिर पास वालों को टक्कर मार देंगे, वो भी वाइब्रेट करेंगे, यानी इनके पास भी एनर्जी आ गई। तो ऐसे एनर्जी यहां से यहां पर पहुंच जाएगी। इस मेथड को आप लोगों ने क्या बोला था? कंडक्शन यानी चालन। सर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस, दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक इंजीनियरिंग में जो जो टॉपिक कॉमन है इससे वो पढ़ सकते हो, उसके अलावा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, आ जाओ। चलिए तो दोस्तों जब मैं ये किनारा को हीट दूंगा तो हीट यहां पर पहुंच जाएगी, किस मेथड से? कंडक्शन यानी चालन विधि से पहुंच जाएगी। तो चालन में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, क्या कण, क्या पार्टिकल, या मैं बोलूं पदार्थ यहां से यहां पर जा रहा है क्या? क्या पदार्थ का फ्लो हो रहा है क्या? क्या पदार्थ का फ्लो हो रहा है क्या? आप लोग बोलोगे नहीं। या एग्जाम में पूछ ले जाए पदार्थ की गति हो रही है यहां से यहां पर जा, मतलब फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, बस कण अपनी जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ध्यान आप लोग रखिएगा, क्लियर है। और इस मेथड से हीट ट्रांसफर जनरली किस में होगा? सॉलिड में होगा यानी ठोस में होगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, तो इस किनारों को गर्म करोगे, ये वाला किनारा तुरंत गर्म हो जाता है, यानी हीट इसमें से आसानी से चल जाती है। तो जितने भी मेटल होते हैं, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे कोई कॉपर हो, उसमें हीट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो अच्छे कंडक्टर है, अच्छे चालक है। और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जहां पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर हीट इतनी आसानी से नहीं जाती है, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? कि वो बैड कंडक्टर है, बुरे चालक है। समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए, तो जितने भी मेटल्स होती है ना, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है वो मैं भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। और ऐसे पदार्थ जिनमें से हीट होते हुए हीट आसानी से नहीं जा सकती एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको बैड कंडक्टर, बुरे चालक बोलोगे, या फिर इंसुलेटर, कुचालक के नाम से आप लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा लकड़ी, कपास, ऊन, कांच, रबड़, इन सबके भी एग्जांपल मैं आगे लिखवाऊंगा। अभी दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सर जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है कि वहां पर एक किनारे से दूसरे किनारे पे हीट आसानी से चली जाती है? दोस्तों पहले तो मुझे बताओ, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं ना? सभी ठोस अवस्था में होते हैं ना? ठीक है। और दोस्तों ठोस अवस्था में क्या जो पार्टिकल होते हैं, कण, एक दूसरे के पास पास में होते हैं क्या? बताओ, पास पास में होते हैं क्या? और एक दूसरे से काफी अच्छे बंधे होते हैं, मतलब इनके बीच में आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। यह बात आप लोग जानते होंगे। तो अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तो क्या इसका पास वाला पार्टिकल बहुत अच्छे से वाइब्रेट कर लेगा क्या? बहुत अच्छे से कंपन कर लेगा क्या? तो मेटल जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उसका एक कारण तो क्या होता है कि मेटल जितने भी होते हैं जनरली वो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। और ठोस अवस्था में कण बहुत पास पास में होते हैं, अच्छे से वेल अरेंज होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण क्या है आपको मैं बता दूं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? अभी आप ऐसे समझ लो, मान लो ऐसे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जब मैं हीट दूंगा, उष्मा दूंगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो जब मैं इसको हीट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन के पास में भी क्या आ जाती है? हीट आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लो करेगा, तो क्या ये
हीट को या एनर्जी को क्या अपने साथ में लेके जाएगा क्या, या मैं बोलूं एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। यानी यहां पे हीट के ट्रांसफर के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या हीट का ट्रांसफर दो जने करवा रहे हैं, एक तो क्या इसकी जो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, ये इसका कारण हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इसका मुख्य कारण है कि इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। चलिए, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि जो मेटल्स होते हैं, धातु, उसके कण आपस में बहुत अच्छे से बंधे होते हैं। तो अगर आप लोग हीट दोगे तो दूसरे किनारे पे हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि जो मेटल्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कंडक्शन में होता क्या है कि एक पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा तो पास वाले भी वाइब्रेट करेगा। क्वेश्चन ये है कि मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, धातु, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी उसमें हीट एक किनारे से दूसरे किनारे पे जल्दी से चले जाएगी। हाँ नवीन कुमार जी, उसकी बात करेंगे, आपका अच्छा क्वेश्चन है, भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, तो और अधातु इतने ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इतने अच्छे चालक नहीं होते। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, अधातु में हीट का ट्रांसफर केवल एक ही वजह से हो रहा है, क्या? वाइब्रेशन की वजह से, कंपन की वजह से। लेकिन अगर है ना, जैसे मान लो इसको आप लोग गर्म करोगे, ये वाइब्रेट करेगा, फिर पास वाले को टक्कर मारेगा, तो ये तरीका है एक जगह से दूसरी जगह पर हीट का जाने का। लेकिन अगर मेटल की बात करें, धातु की बात करी जाए, तो उनमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब एक किनारा गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी एनर्जी लेके जाते हैं, यानी हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए मेटल यानी धातु हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसमें दो फैक्टर हैं, क्या? एक तो वाइब्रेशन तो हो रहा है, वो हो ही रहा है, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। अरे इलेक्ट्रिसिटी, आप यार वीओडी पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार बोलूं, बेवकूफी की जगह एक ही कमेंट करते रहते हो। पढ़ाई वढ़ाई तुमसे कुछ होती नहीं है। अरे एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पीछे पड़ गए, उसको बस वही चीज जो उसमें लिखी हुई है वही चीज मैं बार बार बोल दूं तो खुश हो जाओगे। पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हो, पढ़ाई में ध्यान लगाते नहीं हो। आ जाओ। और जितने भी बच्चे हैं ना, अगर मान लीजिए 100 बच्चे सिलेक्शन हुए ना, 100 के मतलब 99 बच्चे ऐसे हैं जो सारी क्लासें रिकॉर्डेड देखते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको पता है फालतू में बीच बीच में बकवास होती है, उनके पास इतना समय थोड़ी होता है, वो तो चुपचाप से पढ़ेंगे आराम से और सिलेक्शन ले जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये एक लोहे की रॉड थी, ठीक है दोस्तों, आपने इसको गर्म करा। मान लेते हैं इस वाले किनारे का टेम्परेचर कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये वाला भी ठंडा है, तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए कम है, कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, क्या हीट का फ्लो होगा? क्या यहां से यहां पर हीट का फ्लो होगा क्या? बताओ। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि एक सेकंड में कितनी हीट जा रही है भाई, 100 जूल जा रही है या 10 जूल जा रही है, ये कैसे निकालूं? या कंडक्शन से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, ये कैसे निकालूं? तो इसके लिए हमारे पास में एक नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरियर का नियम। क्या बोलते हैं? फॉरियर का नियम बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, जब हीट यहां से यहां पर जाएगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब दोनों पॉइंट सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? या मैं बोलूं, हीट का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तापमान में कुछ अंतर हो। जैसे मान लीजिए अगर ये किनारा भी उतना ही गर्म होता जितना ये किनारा है, तो ना हीट यहां से यहां जाती, ना यहां से यहां जाती। हीट का फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ठंडा है, यहां पर तापमान कम है, यहां पर तापमान ज्यादा है। तो एक चीज तो ये याद रखिएगा, हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। दूसरी बात हम लोग ये ध्यान रखिएगा कि कितनी हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन मेथड से, चालन विधि से। तो इसके लिए हमारे पास में एक नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं फोरियर लो, यानी फोरियर का नियम। क्या बोलता है ये नियम? सारी बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। ये नियम क्या बोलता है बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये कोई एक रॉड है, इसका ये वाला टेम्परेचर मान लेते हैं, इस वाले किनारे का टेम्परेचर है T1 और इस वाले किनारे का टेम्परेचर है T2। मैं ये मान के चल रहा हूं T1 का मान क्या है? ज्यादा है T2 से। तो क्या हीट का ट्रांसफर होगा? क्या हीट का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल।
दोस्तों अगर ये सॉलिड है, ये ठोस है, तो हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होगा? कंडक्शन यानी चालन विधि से होगा। वेरी गुड। तो दोस्तों फोरियर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ नियम दिया, उसमें क्या बताया कि जो हीट ट्रांसफर होगी ना, जो हीट ट्रांसफर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी T1 माइनस T2 के। जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। ये ऋतिक को ब्लॉक कर दिया। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे अब एक चीज बताइए कॉमन सेंस लगा के, जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस और ये था 20 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों मान लीजिए एक रॉड ऐसी ली मैंने, एक रॉड मैंने ऐसी ली, इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी, इस वाले किनारे का 20 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताओ हीट का ट्रांसफर फास्ट किस में होगा? कहां पर यहां से यहां पर हीट जल्दी जाएगी? या मैं बोलूं 1 सेकंड में अगर 100 जूल जा रही है इधर, तो इधर 1 सेकंड में 100 से ज्यादा जाएगी, कम जाएगी? बताओ बताओ। दोस्तों इधर ज्यादा जाएगी। क्यों ज्यादा जाएगी? क्योंकि देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये ज्यादा है, तो यहां से कितनी जगह मतलब हीट जाएगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो हीट का ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। तो फोरियर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बताया कि ऊष्मा के प्रवाह की जो दर होती है ना, ऊष्मा के प्रवाह की दर का मतलब क्या है कि कितनी ऊष्मा फ्लो होगी कितने समय में। हीट ट्रांसफर रेट की बात हो रही है ना? तो ऊष्मा प्रवाह की जो दर होगी, राहुल बेटा पढ़ लो, कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा है 1971 लिख लो, वो आएगा ही नहीं एग्जाम में। पहली बात तो वो आता ही नहीं है, जो फालतू की चीजें वो आती नहीं है, वो तो मैंने ऐसे लिखवा रखी है, पढ़ लो, है ना? आ जाओ। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो हीट ट्रांसफर रेट होगी, जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी, वो किस किस पर निर्भर करेगी? मैं नहीं बोल रहा, ये क्या कौन बोल रहे हैं? फोरियर नाम के व्यक्ति बोल रहे हैं। इन्होंने अपना क्या दिया था? नियम दिया था। तो इन्होंने बोला था किस पे डिपेंड करेगी? तो एक तो बोला कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना उसके समानुपाती होगी। जितना ज्यादा ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हीट ट्रांसफर रेट होगी, ऊष्मा स्थानांतरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, तापांतर के समानुपाती होती है। इसका मतलब इस सिरे और इस सिरे के बीच के तापमान का अंतर जितना ज्यादा होगा, हीट ट्रांसफर रेट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप मुझे एक छोटी चीज बताओ कि ये एक रॉड है, इस सिरे और इस सिरे का टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर में डिफरेंस है 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक मैंने रॉड ली है, इस सिरे और इस सिरे के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी है 20 डिग्री। आप मुझे बताओ हीट ट्रांसफर रेट, ऊष्मा स्थानांतरण की दर किसमें ज्यादा होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 1 सेकंड में यहां से यहां पर 100 जूल फ्लो हो रही है, तो यहां पर मुझे बताओ 1 सेकंड में यहां से यहां पर कितनी हीट फ्लो होगी? दोस्तों यार ट्रेवल करने में समय लगेगा ना, ट्रेवल करने में समय लगेगा ना। तो अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे हीट पहुंचने में समय लगेगा। या मैं बोलूं जो हीट ट्रांसफर रेट होगी, जो ऊष्मा स्थानांतरण की दर होगी, कम होगी। तो अगर इधर 1 सेकंड में 100 जूल का ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? 100 से कम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि दोस्तों जो पदार्थ की लंबाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो 3 चीज बताई फोरियर साहब ने, किनको ये बात समझ में आ गई? किनको ये बात समझ में आ गई? ये तीनों बातें आ गई, ठीक है। दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण बात एक और मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए
ये एक सिल्वर यानी चांदी की रॉड है, एक कॉपर यानी तांबे की रॉड है। दोनों सिरों के टेम्परेचर का डिफरेंस मान लेते हैं 20 डिग्री है, यहां पर भी 20 डिग्री है। क्या दोस्तों हीट ट्रांसफर रेट दोनों में सेम होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पदार्थ अलग है। हो सकता है कोई हीट को अपने में से अंदर जल्दी से जाने दे, कोई नहीं जाने दे। तो एक चीज पे और डिपेंड करती है जिसे बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति। हर पदार्थ की अपनी एक प्रकृति होती है, हर पदार्थ की अपनी एक नेचर होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी क्या होगा? डिपेंड करेगा। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर शिखर बैच में फर्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू किया था? अरे दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास देखो, वहां पर आपको पता पड़ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इन 4 चीजों पर क्या होगा? हीट ट्रांसफर का मान डिपेंड करेगा कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है या किस रेट से हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक रॉड है, ठीक है, इसकी लंबाई को मैंने मान लेता हूं L है। ठीक है, इन दोनों सिरों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जैसे मान लो इस वाले सिरे का टेम्परेचर है T1, इस वाले सिरे का टेम्परेचर है T2। मान लेते हैं T1 का मान क्या है? T2 से ज्यादा है, तो हीट यहां से यहां पर फ्लो होगी ना, और डेल्टा T मैंने मान लिया टेम्परेचर में डिफरेंस। क्लियर है? इसका ये एरिया है, इसको मैंने मान लिया A। बहुत बढ़िया। मैंने आपको क्या बताया? हर पदार्थ की अपनी क्या होती है? एक प्रकृति होती है। कोई अपने में से हीट को जल्दी ट्रांसफर होने देगा, कोई अपने में से हीट को आसानी से ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो दोस्तों इसी प्रकृति को, है ना, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में ऊष्मीय चालकता, जिसे हम लोग K से भी डिनोट करते हैं। तो जिस पदार्थ, हर पदार्थ का अपना ऊष्मीय चालकता का मान होता है। जिस पदार्थ का ऊष्मीय चालकता क्या होगा? ये प्रशांत को ब्लॉक करवाने दो यार एक बार, ये प्रशांत को ब्लॉक करने दो कि ये नोट्स ले लो, वो ले लो। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ऊष्मीय चालकता का मान हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल। तो जिस पदार्थ के लिए ऊष्मीय चालकता का मान ज़्यादा होगा उसमें से हीट आसानी से फ्लो होगा, और जिस पदार्थ के लिए ऊष्मीय चालकता का मान कम होगा उसमें से हीट आसानी से फ्लो नहीं होगा। चलो मुझे बताओ, लोहे की ऊष्मीय चालकता ज़्यादा होगी या लकड़ी की ऊष्मीय चालकता ज़्यादा होगी? बताओ, लोहे की या लकड़ी की? तो लोहे की होगी। तो हर पदार्थ की अपनी एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ऊष्मीय चालकता होती है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ऊष्मीय चालकता को हम लोग K से डिनोट कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां पर कितनी हीट ट्रांसफर होगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, या हीट ट्रांसफर रेट क्या होगी, ऊष्मा स्थानांतरण की दर क्या होगी। तो दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण की दर है, दर का मतलब है टोटल कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है बट्टे कितने समय में हो रही है। तो उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? K इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बट्टे L। या फिर आप लोग इसको और सिंपल क्या कर सकते हो कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, इसमें डिवाइड कर दो L बाई KA से, ऐसे कर लो। अगर इसको, है ना, समझ रहे हो? आगे बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर मुझे बताओ Q क्या है, कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, यहां से यहां पर कितनी हीट ट्रांसफर हुई है? 100 जूल हुई है, 200 जूल हुई है, 500 जूल हुई है। ठीक है, जो भी हो, ठीक है। T का मतलब कितने समय में हुआ है, K का मतलब पदार्थ की ऊष्मीय चालकता। ठीक है दोस्तों, A क्रॉस सेक्शन एरिया और T1 T2 के दोनों सिरों के तापमान है। आप तो मुझे बस एक छोटी सी चीज बता दो, और L क्या है, इस छड़ की लंबाई। आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। दोस्तों K यानी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ऊष्मीय चालकता होगा, उसका मात्रक बताओ क्या होगा, इसका मात्रक बताओ। देखो दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा, कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, इसका मात्रक होगा जूल। कितने समय में हुआ है, इसका मात्रक होगा सेकंड। तो जूल बट्टे सेकंड क्या होता है, वॉट होता है। तो हीट ट्रांसफर रेट का ऐसा ही मात्रक होता है, वॉट। मैंने लिख दिया इधर वॉट। क्लियर है? ठीक है। टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, बात बराबर है, तो मैंने ले लिया इधर केल्विन। ठीक है, बट्टे L। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है।
एरिया आपको ऊपर चल जाएगा इसका मीटर स्क्वायर, तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, इससे ये कटा, तो थर्मल कंडक्टिविटी का आ जाएगा मात्रक जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन। क्या आ रहा है क्या? तो ऊष्मीय चालकता का दोस्तों जो एसआई मात्रक है कई बार पूछा जाता है, 2019 में पूछा गया था, वॉट पर मीटर केल्विन रख लोगे क्या? वॉट पर मीटर केल्विन है ना, वॉट पर मीटर केल्विन। चलिए दोस्तों पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है? चलिए रुको रुको रुको, बताओ ऊष्मीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है? बताओ ऊष्मीय चालकता की इकाई बताओ, मात्रक बताओ। तो क्या होता है, वॉट पर मीटर केल्विन। लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा दोस्तों। वॉट को क्या मैं जूल पर सेकंड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ? तो जूल इंटू सेकेंड की पावर -1, मीटर की पावर -1, केल्विन की पावर -1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऑप्शन नंबर सी, बोलो कर लोगे? चलिए दोस्तों इस बार का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। दोस्तों हीट कंडक्टर ऊष्मा चालक ऊष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं क्या? बिल्कुल सर, तभी तो उन्हें कंडक्टर बोल रहे हैं, अच्छे चालक बोल रहे हैं। जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनमें से होके हीट आसानी से गुजर जाती है। बिल्कुल सही बात है। बोला जा रहा है सभी प्लास्टिक ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। नहीं, मेटल होते हैं अच्छे कंडक्टर, तो ये थोड़ी होते हैं, तो ये गलत है। तो केवल कथन 1 सही है। बताओ कर लोगे क्या एग्जाम में? कर लोगे क्या? चलिए आगे चले, चलिए वेरी गुड, आ जाओ। अब चलते हैं, क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया हर पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता क्या होती है? अलग अलग होती है। जिसकी ऊष्मीय चालकता ज्यादा होगी वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, बहुत अच्छा चालक होगा। और जिसकी ऊष्मीय चालकता का मान कम होगा, आप लोग बोलोगे वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो बुरा कंडक्टर है, बुरा चालक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि ठोस मतलब कंडक्शन, ये जो मेथड है चालन विधि, इस मेथड से हीट ट्रांसफर किस में अच्छे से होगा? ठोस में, तरल में या गैस में? ठोस में, तरल में, गैस में? ठोस में। तरल में और गैस में तो होगा ही नहीं कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर, या होगा तो बहुत कम होगा क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ठोस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ऊष्मीय चालकता होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी और गैस की और कम होगी? तो अगर आप लोग देखोगे, अगर ठोस की थर्मल कंडक्टिविटी का मान देखो कितना है, 10 से 120, 400, लेकिन लिक्विड का देखोगे, देखो कितना कम है, गैस का क्या है और भी कम है। तो अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता का मान किसका ज्यादा होता है, ठोस का, तरल का, गैस का? तो आप लोग किसका बोलोगे? ठोस का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब दोस्तों जो प्योर मेटल होते हैं, जो शुद्ध धातु होती है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से हीट आसानी से फ्लो जाती है। इसका मतलब इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों अगर ठोस में बात करी जाए तो प्योर मेटल की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों जो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक, कुचालक का मतलब जिसमें से हीट फ्लो हो ही नहीं सकती या बहुत कम होती है, जैसे कांच हो गया, ठीक है? तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी देखो कितनी कम है। आपको हालांकि वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ठोस की ज्यादा होती है, लिक्विड की कम, गैस की और कम। और ठोस में भी दोस्तों धातु की सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? चलिए आ जाओ। चलो मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल बता रहा हूं, यहां पर उनकी क्या लिखी हुई है? थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता लिखी हुई है। दोस्तों आप लोग मुझे बताएं सबसे ज्यादा ऊष्मीय चालकता किसकी है? सबसे ज्यादा ऊष्मीय चालकता है डायमंड की, 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। दोस्तों सिल्वर की कितनी है? 430 वॉट पर मीटर केल्विन। क्या दोस्तों मैं बोलूं सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा? जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता सबसे अच्छी होगी, ज्यादा होगी, डायमंड की सबसे ज्यादा। तो डायमंड क्या होता है दोस्तों? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सबसे बढ़िया चालक ऊष्मा का, ऊष्मा का सबसे
बढ़िया चालक। दोस्तों डायमंड किससे बना होता है? कार्बन अधातु से, कार्बन से, जो कि एक अधातु है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके नीचे जो भी है सारी मेटल है। सिल्वर भी एक मेटल है, चांदी भी, कॉपर भी एक मेटल है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सी मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर होती है हीट का, तो डायमंड आंसर मत दे देना, डायमंड एक मेटल थोड़ी है। तो आंसर क्या होगा? सिल्वर। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बेस्ट मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर धातु में सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। सर क्या वैक्यूम में हीट ट्रांसफर होगा क्या? बिल्कुल होगा, रेडिएशन मेथड से भी बात करेंगे। रॉकी रॉकी रॉकी, ठीक है। चले आगे, चलो आ जाओ। अब दोस्तों जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ज़्यादा होती है, तो वो हीट को आसानी से फ्लो नहीं देते हैं, तो वो अच्छे चालक होते हैं। और किन्हीं की बहुत कम होती है तो वो होते हैं बुरे चालक। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ अच्छे कंडक्टर के। जितने भी मेटल्स हैं सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं। जो बैड कंडक्टर होते हैं, बुरे चालक, या जिसे इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, उनके एग्जांपल क्या हो जाएगा? वुड यानी लकड़ी, एक हो जाएगा आप लोगों का प्लास्टिक, एक हो जाएगा आप लोगों का रबड़, एक हो जाएगा ग्लास यानी कांच, एक हो जाएगा एयर यानी वायु है ना, वो भी बुरा कंडक्टर है। यानी वायु के माध्यम से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कंडक्शन मेथड से बात कर रहा हूं मैं, कंडक्शन यानी चालन विधि से, ठीक है। हाँ सुमन जी बेटा हैप्पी बर्थडे, पढ़ लीजिए अब, ठीक है। दोस्तों वूल यानी ऊन, ठीक है। कॉर्क पेड़ का एक पार्ट होता है ना, कॉर्क, ठीक है। चलो दोस्तों आंसर क्वेश्चन करें इस साल के कैसे आए, इस साल के क्वेश्चन करें। चलो दोस्तों आंसर बताओ इसका, फिर आप बोलोगे कि सर टफ क्वेश्चन आते हैं क्या। देख लो अब भी आप 40 में से 40 या 50 में से 50 नहीं लेकर आ पा रहे, तो आपकी गलती है यार। कौन कुचालक नहीं है? तो यार ये चांदी कुचालक थोड़ी होगा, ये तो चालक है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर ए। बताओ गलत कर क्या होगे क्या? चलिए बताइए। खाना पकाने के बर्तन की बॉडी तो धातु की होती है। जैसे आप खाना पका रहे हो किसी पतीले में, वो किसका है? जैसे मान लो एल्यूमिनियम का है या लोहे का है। और इसका जो हैंडल है ना, वो क्या है? आपने प्लास्टिक का बना रखा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो दोस्तों, जब आप लोग हीट दे रहे हो तो आसानी से ये पूरा पतीला गर्म हो जाए, या पतीले की निचली सतह से ऊपरी सतह तक हीट चल जाए, हीट इसमें से आसानी से फ्लो हो जाए, हम ये चाहते हैं ना। क्योंकि हीट नीचे से ऊपर जाएगी तभी तो खाने तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये मेटल का हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेटल अच्छे कंडक्टर है, और हम चाहते हैं कि ये अच्छा कंडक्टर हो जो अपने में से हीट को जाने दे। दूसरी बात है दोस्तों, यहां से हीट आपने मान लो यहां से आपने पकड़ रखा है, तो हीट ऐसे होती आपके हाथों तक भी पहुंच जाएगी। तो हमको यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ चुनना है जिसमें से हीट आसानी से फ्लो नहीं हो, यानी इंसुलेटर चुनना है, कुचालक चुनना है। क्लियर है? तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्लास्टर इज अ हीट इंसुलेटर। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ, इस बार का ही क्वेश्चन है। रसोई घर में एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक है। बिल्कुल, जितने भी मेटल्स होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं। लकड़ी ऊष्मा की सुचालक है क्या? गलत बात है। प्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक, गलत बात है। कुचालक और चालक क्या दोनों? क्या क्वेश्चन पूछे हैं आप मुझे बताओ, क्या करवाऊं मैं इन क्वेश्चन को? ठीक है, ये चलो 6 मई के बताओ। आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटल कंबल की जगह 2 पतले कंबल का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 कंबल के बीच में एयर भी रहेगी, वायु भी रहेगी, और वायु बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर सी। बताओ कर लोगे क्या एग्जाम में क्वेश्चन? चलिए अब वापस टॉपिक पे आए, ठीक है। तो सर आप बता रहे थे कि मान लीजिए अगर एक आयरन की रॉड है, छड़ है, तो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे हीट का जो ट्रांसफर होगा वो किस दर से होगा। सर आपने उसका फॉर्मूला बता दिया, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो दोस्तों अब बात करते हैं एक दीवार, मतलब जैसे मान लो आपका कमरा है,
तो उस कमरे की क्या मान लो, दीवार मान लो। मान लीजिए दोस्तों अभी आपके अंदर का रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और बाहर बहुत ठंड है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये जो आपकी दीवार का जो ये वाला पार्ट होगा इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस। और दीवार का जो अंदर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों क्या इस किनारे और इस किनारे में टेम्परेचर का डिफरेंस है क्या? तो क्या हीट का फ्लो होगा क्या, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा क्या? और किस मेथड से होगा, कंडक्शन यानी चालन विधि से होगा। तो सर कितना होगा, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दोस्तों फॉर्मूला वही लगाना है, बस यहां पर क्या है जो आप लोग लगा रहे थे ना, हीट ट्रांसफर रेट या ऊष्मा स्थानांतरण की दर है ना, टी समय में कितनी हीट फ्लो होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, दोनों सिरों का तापमान बट्टे एल बट, ये फॉर्मूला लगा रहे थे ना, यहां पर भी यही फॉर्मूला लगाना है। बस यहां पर एल क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा, इस दीवार की मोटाई हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? करे क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करूं? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, देखते हैं। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अब करना शुरू करो। देखो एक दीवार की मोटाई है 0.5 मीटर। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक दीवार है ये, ठीक है, इसकी मोटाई दे दी 0.5 मीटर, यानी कुल मिला के एल का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। दोस्तों इसका एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि अपन को उसी की जरूरत पड़ेगी। तो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दीवार जिस पदार्थ की बनी हुई है इसके थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता कितना हो जाएगा, 0.8 वॉट पर मीटर केल्विन। इन दोनों सिरों के बीच के तापमान का अंतर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। पानी देना है, ठीक है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की दर क्या होगी? दोस्तों रेट पूछ रहा है, तो रेट क्या होता है, कितनी हीट ट्रांसफर हुई बट्टे कितने समय में हुई। और इसी का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, तापमान का अंतर बटे एल अपॉन के ए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो तापमान में कितना अंतर है, तापमान में कितना अंतर है, 30 डिग्री है। एल 0.5 या 1/2 लिख दो 0.5 को। थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 और एरिया कितना हो जाएगा 5। सारे SI मात्रक इस्तेमाल करें मैंने, तो आपका आंसर भी SI मात्रक में ही आएगा। कितना आएगा ये बता दो, 2 ऊपर जाएगा, 30 × 2 60 × 5 0.8 को क्या लिख दूं मैं, 8/10 लिख दूं। बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, $375 आ रहा है क्या? यार इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बताओ क्या गड़बड़ करी है, मैं वापिस चेक कर लेता हूं। मैंने तो कुछ नहीं करी है। $375 आ रहा है यार, 375 आ रहा है। हाँ अरे अरे अरे, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। क्या कि गुरुजी आपने गलती कर दी, डेल्टा टी बट्टे एल अपॉन के है ये, तो सर ये एल अपॉन के है, तो ये के ए ऊपर जाएगा सर, ठीक है। तो 30, के का मान कितना दिया हुआ है 0.8, एरिया का मान कितना दिया हुआ है 5, एल का मान कितना दिया हुआ है 0.5। अब आप लोग सॉल्व करो, कितना आ रहा है, अब सॉल्व कर लो आप। $240 आ रहा है। और ऊष्मा स्थानांतरण की दर
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वॉट होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चले आगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताओ, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं लेना है। बताओ। बताओ। बताओ दोस्तों, एक ईंट की दीवार है, एक ईंट की क्या है? दीवार है, जिसकी मोटाई है 24 सेंटीमीटर, यानी L का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, या 0.24 मीटर बोल दूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंतरिक सतह का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, बाहरी सतह का है 5 डिग्री। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा के निष्कासन की दर क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हीट ट्रांसफर रेट पूछा गया है, यानी कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है बट्टे कितने समय में। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए। इसको मैं क्या लिख दूं? डेल्टा टी इंटू के इंटू ए बट्टे एल लिख दूं। आप लोग बोलोगे सर सीधा ही ये वाला फॉर्मूला लिख दिया करो, सीधा ही ये लिख दो, क्या दिक्कत है? तो टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है दोनों सिरों का? 25 और 5 20। इस पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? जी, अब देखो आप कंफ्यूज मत हो जाओ ना, क्या दिया हुआ है देखो, जूल पर सेकंड होता है वॉट, तो ये 0.15 वॉट पर मीटर केल्विन लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो के का मान कितना दिया हुआ है? 0.15। सारे ऐसा ही मात्रक रख रखा हूं। एरिया कितना लूं? बोला जा रहा है हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना फ्लो हो रहा है प्रति मीटर स्क्वायर, तो एरिया का मान रखना है 1। दोस्तों ये थिकनेस कितनी दी गई है? 0.24। तो बताइए, सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आएगा, बताओ। तो ये 8 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये 8 गया 4 से 2 बार में, ये 20 गया 4 से 5 बार में, 55 पच्चे 25 बट्टे 2 12.5। ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकंड बोल लो, बात बढ़िया है। सर हम रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, बस आपको थैंक्स बोलना है कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। क्लियर है? अरे आराम से होगा आपका सिलेक्शन यार, बड़ी आराम से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, बन रहा है। देखो 2019 के क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया थे, इस बार तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछे यार, कुछ पूछा ही नहीं। मतलब क्या कर रहा हूं, प्लास्टिक क्या कुचालक होता है, चालक होता है, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? लेकिन दोस्तों आपको तैयारी बढ़िया लेवल की रखनी है, कुछ भी लेवल कभी बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों स्टील की एक रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता आप लोगों को दे दी कितनी? 50.2 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल, सर कौन से क्षेत्रफल दिया हुआ है? दोस्तों हमको यहां पर इस वाले क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब यही वाला है, वो 0.02 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। दोनों सिरों के तापमान का अंतर भी आपको दे दिया है, तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? तो लगाओ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इंटू के इंटू ए बट्टे एल। तो डेल्टा टी टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है दोनों सिरों के में? 300। थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है 50.2, एरिया का मान दिया हुआ 0.02, और दोस्तों ये लंबाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग लगा दो, मीटर में आ जाएगा 0.15। अब सारे मैं ऐसा ही मात्रक क्यों रख रहा हूं? जिससे मेरा आंसर ऐसा ही मात्रक में आए। और दोस्तों हीट ट्रांसफर की जो रेट होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। तो कुल मिला के मेरा आंसर वॉट में आएगा, या मैं बोलूं जूल पर सेकंड में आएगा। कितना आएगा? सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो। बताओ। तो ये आ रहा है 2008 वॉट।
या मैं इसको जूल पर सेकंड भी बोल सकता हूं। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या 2.008 किलो जूल पर सेकंड, या लगभग 2 किलो जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या है क्या? आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताओ। 1 मीटर लंबाई और 0.01 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली धातु की छड़ का सिरा इतने टेम्परेचर पर, दूसरा ये है तो उस, ठीक है तो कर लोगे आई थिंक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मेटल की रॉड है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 1 मीटर, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोगों को दिया हुआ है 0.01 वर्ग मीटर या 0.01 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उसकी ऊष्मीय चालकता है 200 वॉट पर मीटर केल्विन। तो हीट ट्रांसफर रेट आप लोगों को बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा टी इंटू के इंटू ए बट्टे एल। टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है दोनों सिरों का बताओ? 100 और 20, 80 का डिफरेंस है। थर्मल कंडक्टिविटी का मान दिया हुआ है 200, एरिया का मान दिया हुआ है 0.01 या 1/100 लिख दूं, और लंबाई का मान दिया हुआ है 1। तो 200 कटा 100 से 2 बार में 80 इंटू 2 160 आ जाएगा। कुछ गलती करी क्या मैंने यार? 160 आ रहा है यार, ऑप्शन में मिस्टेक है, मैंने तो सब सही करा है। साठ आएगा ये, 160 आएगा, ये ज़्यादा टाइप हो गया ये, 160 आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए, तो ये बाकी का आप देख लेना, कर लेना, मतलब सेम वो कॉन्सेप्ट पे है। आगे चले, कन्वेक्शन यानी संवहन पढ़े। तो दोस्तों कल कर ले संवहन और विकिरण, कल ये पूरा हो जाएगा आपका चैप्टर। तो कल ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। हीट एंड टेम्परेचर थोड़ा सा बाकी हुआ है, फिर स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, कोई डाउट हो अभी तक आज की क्लास में या पिछली कोई भी क्लास में। सर चम्मच का ठंडा होने का रीजन रेडिएशन होगा या कन्वेक्शन, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में। बिल्कुल नवीन कुमार जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि गुरुजी मान लो ये चम्मच गर्म है, ठीक है, तो सर होता क्या है, इसके ऊपर एयर होती है। तो मान लो एयर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो जो एयर इस चम्मच के कांटेक्ट में आएगी वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, तो कुल मिला के पूरी एयर में हीट आ जाएगी। यहां से हीट यहां पर आ गई, ये ठंडा हो गया। इस मेथड को बोलेंगे कन्वेक्शन यानी संवहन। बिल्कुल सही बात है। दूसरा आप लोग बोलोगे कि सर इसका तापमान ज़्यादा है तो ये रेडिएशन एमिट करेगा, उसके माध्यम से हीट निकलेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो वैसे तो दोस्तों कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों ही सही होने चाहिए थे, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर क्या दिया है? कन्वेक्शन दिया है। क्यों? क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों साथ में हो। ठीक है, तो फिर सर कन्वेक्शन और रेडिएशन ये भी तो दिया हुआ था, तो इनमें से कौन सा चुने? दोस्तों देखो, फिर अगर आप बात करोगे कि मान लो गर्म चम्मच को आपने एक ऐसी जगह रख रखी है जहां पर एयर है ही नहीं, तो फिर बताओ फिर कैसे हीट का वो होगा? समझ रहे हो? अगर मान लीजिए गर्म चम्मच को एक ऐसी जगह रख दी जहां पर एयर है ही नहीं, वैक्यूम में रख दी, निर्वात में रख दी, तो उस केस में तो फिर रेडिएशन से ही होगा ना, विकिरण से ही होगा ना। बोलो, आ गया समझ में? ठीक है नवीन कुमार जी, डाउट दूर हुआ? तो रेडिएशन आंसर होगा इसका, विकिरण। सर एलपीसीबी 2 का टेस्ट फुल स्टार्ट करो, सब करेंगे, पहले सिलेबस तो पूरा कर लो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।